हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एलिमेंटल पॉल्यूशन, हैवी मेटल पॉल्यूशन के बारे में बात की। आज हम ऑर्गेनिक पॉल्यूशन और रेडियो न्यूक्लियोटाइड का जो पॉल्यूशन है उसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूशन है उसका जो मेजर सोर्स है वाटर में वो है सीवेज। सीवेज डोमेस्टिक, कमर्शियल, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से आ सकता है, जिसमें वाइड वेराइटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी शामिल हैं, वो इससे आ सकते हैं। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाते हैं या ये प्रोजेक्ट डिजाइन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, लेकिन फिर भी इनएडुकेटली ट्रीटेड जो सीवेज है वो कई बार गंभीर समस्याएं पैदा करता है। अगर हम देखें कि सीवेज में क्या होता है, तो सीवेज में ऑक्सीजन डिमांडिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ये अधिकांशतः ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जिनमें अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो ह्यूमन फीसिस एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, और इनके कारण जो वाटर बॉडी में उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंजप्शन काफी बढ़ जाता है, या हम ये कहें कि ये बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाते हैं और डीओ इनके कारण कम होता है। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है सीवेज में वो है बायोरिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स। ये वो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जिनकी बहुत पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है, ये आसानी से डिग्रेड नहीं हो पाते। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो सकते, लंबे टाइम तक बने रहते हैं, और इस कारण से ये एक्वेटिक लाइफ के लिए अक्सर टॉक्सिक साबित होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज सीवेज में है दैट इज वायरसेस। खासतौर पे ह्यूमन वेस्ट से जो सीवेज में आ रहा है उसके कारण काफी वायरसेस भी इस वेस्ट में होते हैं, जिनके कारण डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। और एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से सीवेज का जो वाटर है, सीवेज रिसाइकिल है, वो नहीं किया जाना, प्रैक्टिकली नहीं किया जाना संभव हो रहा है, क्योंकि वायरसेस एक मेजर डिटरेंट है इस सिस्टम के लिए, इस तरीके के लिए। इसके अलावा सीवेज में आपको सोप एंड डिटर्जेंट्स भी मिलेंगे। ये न केवल उस वाटर बॉडी के एस्थेटिक्स को प्रभावित करते हैं, बट साथ ही साथ ये ग्रीस और ऑयल के रिमूवल को भी रोकते हैं। साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरा तो ये है ही। कई स्रोत से, खासतौर पे डिटर्जेंट से फॉस्फेट्स का रिलीज होता है। ये फॉस्फेट्स नाइट्रेट्स के साथ में मिलके, जो कि अक्सर एग्रीकल्चर जो रन ऑफ है उसके साथ में आते हैं और किसी वाटर बॉडी में मिलते हैं, फॉस्फेट और नाइट्रेट मिल करके किसी भी वाटर बॉडी में जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो रहा है, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन होता है, एल्गल ग्रोथ होती है, उसके लिए ये जिम्मेदार तत्व है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रीस एंड ऑयल। ग्रीस एंड ऑयल जनरली कुकिंग से, फूड प्रोसेसिंग से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं। ये न केवल किसी वाटर बॉडी के एस्थेटिक को प्रभावित करते हैं, बट जाहिर तौर पर ये एक्वेटिक लाइफ को काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। खास तौर पे आप ये समझिए कि जो जिन जंतु में गिल्स के जरिए श्वसन होता है या स्किन के जरिए श्वसन होता है, उनकी गिल्स के ऊपर, चमड़ी के ऊपर ऑयल की, ग्रीस की एक हल्की सी परत आ जाने से जो एक्सचेंज है गैसेस का, वो एक्सचेंज रुक जाता है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो सकती है।
तो आपने जैसा पढ़ा भी होगा कि ओशन में जो ऑयल स्पिलेज है वो एक मेजर रीजन बन जाता है वहां फिशेस की डेथ का। अगला इसमें हम देखें सॉल्ट्स। तो ह्यूमन वेस्ट से, वाटर सॉफ्टनर से, इंडस्ट्रियल वेस्ट आदि से सॉल्ट्स रिलीज होते हैं और निश्चित तौर पे ये जो वाटर है उसकी सलाइनिटी को प्रभावित करते हैं। तो जो ऑस्मोटिक कंट्रोल है वो एनिमल्स के अंदर कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। इसके अलावा हेवी मेटल्स के लिए भी ये सीवेज एक स्रोत हो सकता है और हेवी मेटल्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। हेवी मेटल्स की अपनी खुद की एक टॉक्सिसिटी होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा मेटल्स को चिलेटिंग करने वाले एजेंट्स भी इस सीवेज में हो सकते हैं जो कि कई बार डिटर्जेंट के और इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ में आते हैं और इनके कारण खास तौर पे जो हैवी मेटल आयन है उनके सोल्यूबलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ता है। इसके अलावा हर एक कैसा भी सीवेज वेस्ट हो उसके साथ सॉलिड्स आएंगे। अक्सर जो सीवेज वेस्ट डोमेस्टिक आता है उसमें 1 से लेकर 5% तक ही सॉलिड्स मौजूद होते हैं, कई बार 0.5% तक ही मौजूद होते हैं। सभी प्रकार के स्रोत से ये सॉलिड्स आते हैं और कई विभिन्न प्रकारों से ये एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरा होते हैं, साथ ही ये उसकी एस्थेटिक को तो प्रभावित करते ही हैं। वाटर में जो दूसरी प्रकार का मुख्य ऑर्गेनिक पॉल्यूशन आता है वो पेस्टिसाइड्स के माध्यम से आता है। पेस्टिसाइड्स में हम इंसेक्टिसाइड्स जिनको हम इंसेक्ट किल कर रहे हैं, मोलस्किसाइड मोलस्क के अगेंस्ट, नेमेटिसाइड राउंड वर्म के अगेंस्ट, रोडेंटिसाइड यानी कि रेट्स के अगेंस्ट, एविसाइड जिनके से हम चिड़ियाओं को भगा रहे हैं, पेस्टिसाइड जो फिश जिसके कारण मर जाती है, हर्बिसाइड खरपतवार नाशक। इसके अलावा प्लांट की विभिन्न स्थितियों में जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, डिफोलिएंट्स, प्लांट डेसिकेंट्स, फंगस को रिमूव करने के लिए फंगिसाइड, बैक्टीरिसाइड्स, जो स्लाइम प्रोडक्शन होता है उसको रोकने के लिए स्लाइमिसाइड, एल्गी को रोकने के लिए एल्गीसाइड्स आदि ये प्रमुख पेस्टिसाइड्स हैं जिनका यूज किया जाता है। इनमें से अगर हम देखें यूज के आधार पे तो जो सबसे सिग्निफिकेंट क्लासेस हैं इंसेक्टिसाइड की वो निकोटिन, रोटिनॉन और पायरेथ्रिन है। इसके अलावा आजकल पायरेथ्रिन के जो सिंथेटिक एनालॉग्स हैं पायरेथ्रॉइड्स उनका काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। पेस्टिसाइड में ही एक अन्य जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड जिसमें सबसे प्रमुख डीडीटी है, इसका भी काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन एटम है वो क्लोरीन के जरिए रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका सबसे प्रमुख एग्जांपल है डीडीटी। इसका फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन या 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2-bis 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, इसको हम कहते हैं डीडीटी। डीडीटी के अलावा जो मेजर ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड है वो मेथोक्सीक्लोर, क्लोडेन, एल्ड्रिन, डायल्ड्रिन, इंड्रिन, टोक्साफिन, लिंडेन, हेप्टाक्लोर आदि हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड का भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है और ये वाटर पॉल्यूशन का एक प्रमुख कारण बनता है। इसके अंदर फॉस्फोथायोनेट कंपाउंड्स लाइक पैराथियन, क्लोरपाइरिफॉस और मेलाथियन का काफी ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा कुछ जो डायरेक्ट किलर्स है लाइक कार्बामेट उनका भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये पेस्टिसाइड है, कार्बामिक एसिड का डेरिवेटिव है जिसमें कार्बाराइल
कार्बोफ्यूरान, पिरिमिकार्ब आदि प्रमुख हैं। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है क्योंकि ये सीधा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी को रोकता है। निश्चित तौर पे जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं जिनकी हमने बात की है, वो जब जल में आ रहे हैं तो जल में मौजूद जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं, उन पर खास करके उनके नर्वस सिस्टम पर ये काफी नकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। ह्यूमन में भी इन पेस्टिसाइड के कारण से सिस्टेमिक पॉइजनिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ न्यूरल डेवलपमेंट इससे प्रभावित होता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स के अलावा पीसीबी कंपाउंड्स यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बिस्फेनाइल्स भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं और आप पूरी विश्व भर में जल में, सेडिमेंट में, बर्ड्स के टिश्यू में, फिश के टिश्यू में इनका जो स्तर है उच्च स्तर देख सकते हैं। ये भी सिस्टेमिक पॉइजनिंग क्रिएट करता है, हालांकि इसका पॉइजनिंग तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसके अलावा जो पॉलीब्रोमिनेटेड बिस्फेनाइल्स है, पीबीबी, जो कि एक केमिकल फायर रिटार्डेंट है, लेकिन अगर किसी भी माध्यम से ये इंजेस्ट हो जाए तो ये व्यक्ति के अंदर लेस डिजीज रेजिस्टेंस और इंक्रीज्ड इंसिडेंसेज ऑफ रैशेस, लीवर एलिमेंट और हेडेक आदि के लिए उत्तरदायी होता है। नाउ एक और जो प्रमुख स्रोत है जल प्रदूषण का, वो है जल में रेडियो न्यूक्लाइड्स का आना। ये जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं, ये फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं हेवी न्यूक्लियस का, जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के। ये बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं खासतौर पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वहां से। साथ ही साथ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लाइड्स का उपयोग इंडस्ट्रियल और मेडिकल एप्लीकेशंस में किया जाता है, खासतौर पे ट्रेसर टेक्निक्स में। इतने विभिन्न संभावित स्रोत हो सकते हैं रेडियो न्यूक्लियोटाइड का कि इन्हें पूरी तरह से एक्वेटिक सिस्टम में आने से या इसके कंटेमिनेशन को रोका जाना संभव ही नहीं है। तो रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स की खास बात क्या होती है कि ये आयनाइजिंग रेडिएशन इमिट करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज के रूप में। इनमें सबसे जो प्रमुख है वो है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकता है। और गामा जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरेज के सिमिलरली, बट इनमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो ये पेनिट्रेट मैटर को डीप नहीं कर पाता, लेकिन जहां भी मैटर को ये टच कर रहा है या जहां पर भी ये शॉर्ट पाथ में पेनिट्रेट कर रहा है वहां बहुत ज्यादा आयनाइजेशन कर सकता है। तो इस कारण एज सच जो अल्फा पार्टिकल है वो बॉडी के बाहर तो बहुत कम हजार्ड पैदा करता है, लेकिन अगर ये इंजेस्ट कर दिया जाए किसी भी माध्यम से तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। बीटा जो पार्टिकल है उनका पेनिट्रेंस अल्फा की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनका आयनाइजेशन पर यूनिट पाथ लेंथ कम होता है। गामा रेडिएशन का जो पेनिट्रेशन सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका आयनाइजेशन सर्वाधिक सबसे कम देखने को मिलता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो डिग्री ऑफ पेनिट्रेंस जिसमें ज्यादा है उसमें आयनाइजेशन उसी अनुपात में कम है एनर्जी के कारण। तो रेडिएशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शंस है, हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस, उनको इनिशिएट कर सकता है। खासतौर पे एक्यूट जो रेडिएशन पॉइजनिंग है उस केस में हम देखें तो जो बोन मैरो है वो आरबीसी वहां पर बनना बंद हो जाता है और निश्चित तौर पे आरबीसी की जो मात्रा है ब्लड कम होने लगती है। साथ ही साथ रेडिएशन से होने वाले जो जेनेटिक डैमेज है वो भी बहुत बड़ा एक
कंसर्न है। रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स की जो हाफ लाइफ होती है उसका और डेंजर का दोनों में एक रिश्ता है, इसे आप समझिए कि वो रेडियोन्यूक्लाइड्स जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है वो यद्यपि डेंजरस हो सकते हैं जब वो प्रोड्यूस हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत तेजी से डिके होते हैं इसलिए ओवरऑल हम देखें तो ये इन्वायरमेंट को कम प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर किसी रेडियोन्यूक्लाइड की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है तो वो बहुत लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में परसिस्ट करेगा, लेकिन लो एक्टिविटी होने के कारण इन्वायरमेंटल डैमेज भी इससे कम होता है। इस कारण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल रेडियोन्यूक्लाइड्स होते हैं वो होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट हाफ लाइफ होती है। ये लिविंग टिश्यू में भी इजीली इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं और ऐसे रेडियोन्यूक्लाइड्स जो लाइफ एलिमेंट्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि का हिस्सा बन जाए वो बहुत, या ऑर्गन्स का हिस्सा बन जाए वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। जैसे कि स्ट्रोंशियम जो है वो इजीली टिश्यूज में, बोन्स आदि में कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है और स्ट्रोंशियम 90 जो है, जो न्यूक्लियर टेस्ट में सर्वाधिक रेडियो न्यूक्लाइड निकलता है फार आउट में, वो अगर किसी पास्चर लैंड पर गिरता है, वहां से अगर कैटल के जरिए उसको खा लिया जाता है तो अल्टीमेटली वो मिल्क में आ सकता है। मिल्क को अगर कोई बेबी पी रहा है, व्यक्ति पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उस व्यक्ति के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो इस प्रकार से जो रेडियोन्यूक्लाइड पॉल्यूशन है ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हम इस टॉपिक को भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।